हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे हैं मेरे सब दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, मेरे मेरे सब छोटे बड़े भाई बहन? हाँ जी बच्चों, तो वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो एक बार फिर से मैं आपके बीच में आ चुका हूँ यूनिट चैप्टर 1 का यूनिट नंबर 7 लेकर के, जो कि सीए फाउंडेशन का हमारे पास में आईसीएस स्टडी मटेरियल से जिसको हम पढ़ने वाले हैं। और अभी तक हम जैसा का लास्ट हमने आपके साथ में यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 9 को डिस्कस किया था, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसमें से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे आसार थे। तो हम ऐसे ही और वीडियोज़ आपके साथ में लाते रहेंगे। तो मुझे इस समय आपका बहुत सपोर्ट चाहिए, ठीक है जी। और वो सपोर्ट का सबसे अच्छा तरीका है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और सबसे बड़ी चीज़ है उसको स्प्रेड करिए, उसको शेयर करिए, ठीक है जी, ताकि वही मेरे को मोटिवेशन मिलेगा और मैं और क्रिएटिव तरीके से और ज़्यादा सारे वीडियोस आपके साथ में बना पाऊंगा। चलिए जी, तो आइए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और यूनिट नंबर 7 हम आपके साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या आने वाला है, जैसे कि एलिमेंट्स ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट किस चीज़ का बेटे? कौन से एलिमेंट्स का मेजरमेंट? जो हमारे पास में बड़े सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बड़े सारे जो इवेंट्स होते हैं, जब हम उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं तो उनको कैसे मीज़र किया जाता है। व्हाट आर द मीज़र क्राइटेरियाज, व्हाट आर द मेजरमेंट मेथड्स, व्हाट आर द मेजरमेंट प्रिंसिपल्स, वो सब चीज़ें हमें इसके अंदर आपके साथ में डिस्कस करनी है। तो सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। सबसे पहले उनको आइडेंटिफाई करो जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिनके लिए हमें मेजरमेंट प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं। फिर उसके लिए हमें प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को सिलेक्शन करना पड़ेगा, किन स्टैंडर्ड्स के अंदर ये ट्रांजेक्शन्स, ये इवेंट्स कवर होते हैं। और फिर उनका इवेल्यूशन करना है, इवेल्यूशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है। स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उनका मेजरमेंट हमें लेना है, उनके डायमेंशंस हमें देखने हैं, ठीक है जी। जैसे कि सबसे पहले मेरे पास में वैल्यूएशन प्रिंसिपल्स आते हैं। वैल्यूएशन प्रिंसिपल का मतलब हम किसी ट्रांजैक्शन को किस वैल्यू पे मेजर करेंगे, जस्ट लाइक हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, करंट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे, उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे, या उसकी प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। इन्हें हम आगे चल करके डिटेल में भी पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है जी मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है, तो जरा पढ़िएगा। मेजरमेंट इज ए वाइटल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, बड़ा जरूरी है अकाउंटिंग के लिए। प्राइमरली ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एनी मेजरमेंट डिसिप्लिन डील्स विद द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरमेंट। आइडेंटिफिकेशन करना है, वेरी इंपॉर्टेंट बन गया कि व्हाट आर द 3 प्रिंसिपल्स, व्हाट आर द 3 डिसिप्लिन, ठीक है जी। बेसिक क्या है हमारे पास में, तो 3 बेसिक एलिमेंट क्या है मेजरमेंट के, ध्यान रखना क्वेश्चन बन गया। मेजरमेंट के 3 बेसिक एलिमेंट्स क्या है? आइडेंटिफाई करना ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स को, उनके लिए स्टैंडर्ड्स को सिलेक्ट करना, और फिर उनके डायमेंशंस को इवेल्यूएशन करना एज पर द मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स, ठीक है जी। Professor R.J. Chambers defined measurement as a assignment of number of objects and events according to the rules specifying the property to be measured, the scale to be used and dimension of the units, ठीक है जी। कोल्डर ने क्या डिफाइन किया? मेजरमेंट एज ए असाइनमेंट ऑफ ए सिस्टम ऑफ ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर ऑफ टू द रिजल्ट्स ऑफ ए स्कीम ऑफ इंक्वायरी एंड, मतलब ऑर्डिनल नंबर्स, मतलब आप समझ रहे हो कि इसके अंदर ये अल्टीमेटली क्या बताना चाह रहे हैं कि मेजरमेंट्स के लिए हमें किन लॉजिक्स और मैथमेटिक्स को, मतलब अल्टीमेटली ट्रांजैक्शन को हमें मेजर करना है बेटे। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जब हम पहले रिकॉग्नाइज कर लिया कि उसका ट्रांजैक्शन का, उसका मेजरमेंट तो आना चाहिए ना। विदाउट मेजरमेंट के हम उसका अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएंगे। आप इस बात को समझने का प्रयास करिए कि किसी भी चीज का मेजरमेंट बहुत जरूरी होता है उसका एनालिसिस करने के लिए, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वही इन सब लोगों ने अलग अलग अपनी अपनी लैंग्वेज में इसको लिखा है। बट ध्यान रखना, मतलब ये डेफिनेशन, प्रोफेसर आरजे वाली डेफिनेशन, कोल्डर वाली डिफाइन की व्हाट आर द मेजरमेंट, ये ऐसे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। मतलब चांसेस बहुत रेयर चांसेस है, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि पूछा जा ही नहीं सकता। आगे पढ़िए। अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 3 एलिमेंट्स, ये क्वेश्चन बनता है, सबसे मेन क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में फर्स्ट पैराग्राफ में ये बनता है कि व्हाट आर द 3 बेसिक एलिमेंट्स ऑफ द मेजरमेंट। आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन एंड ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट, फिर उसके लिए हमें सिलेक्शन ऑफ द स्टैंडर्ड, फिर उन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमें इवेल्यूएशन ऑफ द डायमेंशन ऑफ द मेजरमेंट। ये हमारे पास में बेटा पहला क्वेश्चन इसमें से निकल के आ रहा है। हम बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ रहे हैं। ऑब्जेक्ट्स और इवेंट्स टू बी मेजर्ड, इस पहले एलिमेंट का मतलब क्या है?
We have earlier defined accounting as the process of identifying, measuring and communicating the economic information to permit informed judgment and decision by the users of the information. हमने क्या डिफाइन किया? अकाउंटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो हम अभी स्टार्टिंग की यूनिट्स में पढ़ेंगे बेटा। अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको मेजर करते हैं और फिर हम उसके यूजर्स को कम्युनिकेट करते हैं थ्रू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। किसके लिए? ताकि वो जजमेंट कर सकें, वो यूजर्स अपना डिसीजन मेकिंग कर सकें। सो अकाउंटिंग एसेंशियली इंक्लूड्स मेजरमेंट ऑफ द इंफॉर्मेशन। उस इंफॉर्मेशन को मेजर करना जरूरी है, क्योंकि अगर उसका मेजरमेंट नहीं आप देख पाएंगे, उसको मतलब जांच नहीं पाएंगे, तो आप पता नहीं लगा पाएंगे इन्फॉर्मेशन काम की है भी कि नहीं है। तो इन्फॉर्मेशन कितनी काम की है डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट, हाउ वी मेजर दैट इन्फॉर्मेशन। Decision maker need past, present and future information. For external users generally past information is communicated. ध्यान रखना past बहुत जरूरी है, क्योंकि past information के बेसिस पर ही हम आने वाली जो मतलब फ्यूचर को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। पास्ट के बेसिस पर हम प्रेजेंट को कंपेयर करके पता लगा सकते हैं कि प्रेजेंट में इंप्रूवमेंट है या उसके अंदर बड़ा दिक्कत है। देयर इज नो यूनिफॉर्म सेट ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शन इन अकाउंटिंग विच आर रिक्वायर्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। ठीक है जी। देर मतलब कोई यूनिफॉर्म सेट नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है डिसीजन मेकिंग का। फॉर एग्जाम्पल इन कैश मैनेजमेंट वेरियस कैश रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस आर नेसेसरी ऑब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स। बिल्कुल ठीक बात है। कैश मैनेजमेंट के लिए बड़े सारे मतलब ऐसे इवेंट्स होते हैं, बड़ी सारी ऐसी घटनाएं होती हैं रिलेटेड टू कैश रिसिप्ट्स एंड कैश पेमेंट्स। Obviously, the decision maker need past cash receipts and expenses. पिछले बार के कैश एक्सपेंसेस, कैश रिसिप्ट्स के बेसिस पर हम इस बार के कैश रिसिप्ट्स और एक्सपेंसेस को कंपेयर करके डिसीजन ले पाएंगे और पता लगा पाएंगे कि इस बार हम कहाँ पे हमने पैसा बचा पर कहाँ पर हमने खर्चा ज़्यादा कर दिया। Along with the projected receipts and expenses, उसी के बेसिस पर हम आने वाले टाइम का बजट सेट करते हैं। जैसे कैश बजट होता है कि हम फॉर पर्टिकुलर दैट एक्टिविटी हमने इस उसके लिए इतना बजट रखा है, हम इतना पैसा स्पेंड करेंगे, समथिंग लाइक दैट। फॉर गिविंग लोन टू ए बिजनेस वन नीड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द रीपेमेंट एबिलिटी। बिल्कुल ठीक है। किसी को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिट वर्दीनेस चेक करना बहुत जरूरी है कि वो उसका रीपेमेंट कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। This includes past information, current state of affairs as well as future projection. तीनों चीजें जरूरी है। It may be mentioned that past present objects can be measured with some degree of accuracy, but future events and objects are only predicted, not measured. ठीक है। भविष्य को मेजर नहीं कर सकते ना बेटा, वहां भविष्य के लिए तो हम खाली प्रिडिक्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट जो पास्ट में हो चुका है, जो प्रेजेंट में हो रहा है, उसको मेजर कर सकते हैं। Prediction is essential part of accounting information. Decision maker have to take decision about the unseen future for which they need suitable information. और उस information का measurement जरूरी है, और वो information कौन सी होगी? Past और present से related। आगे देखना स्टैंडर्ड्स और स्केल ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है। मनी इज द स्केल। लो जी, मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। किसी भी चीज को मेजर करने के लिए अकाउंटिंग के अंदर मेजरमेंट प्रिंसिपल है मनी। मोनेटरी वैल्यू पता होना चाहिए उसकी। सी मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ऑल्दो नाउ ए डेज क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो कम्युनिकेटेड अलोंग विद द मोनेटरी इंफॉर्मेशन। दो तरह की इंफॉर्मेशन होती है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। ठीक है जी। तो एक तो हो गया जी मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एक होता है मतलब जिसके अंदर फाइनेंशियली इतनी चीजें हम ध्यान में नहीं देते, लेकिन बाकी एस्पेक्ट उसके अंदर बड़े काम के होते हैं। Money as a measurement scale has no universal denomination. It take the shape of currency ruling in a country. बिल्कुल ठीक है। सब कंट्रीज की करेंसी अलग अलग है, तो मनी का कोई भी यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है। रुपीज भी हो सकता है, डॉलर भी हो सकता है, यूरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी। In one businessman, if in India took loan $5,000 from a businessman of the USA, he would enter the transaction in his books in terms of rupees. Suppose at the time of loan agreement, exchange rate is 50. Then loan amount is 2,50,000. Afterward, the exchange rate changed to 55. At the change exchange rate, loan become 275. So money as a unit of the measurement lacks universal applicability across the boundary of the country unless a common currency is in vogue. Since the rate of exchange fluctuated between the two currency over the time, money as a measurement scale also becomes volatile. बिल्कुल ठीक है।
पढ़ करके पता लग गया होगा आपको कि मनी मेजरमेंट मतलब वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्यों है? क्योंकि अगर आपने दूसरी किसी करेंसी के अंदर कोई ट्रांजैक्शन एंट्री किया तो जैसे जैसे एक्सचेंज रेट चेंज होगा आपकी बुक के अंदर वो वैल्यू भी चेंज होगी, वो मॉनेटरी वैल्यू भी चेंज होगी। तो मनी मेजरमेंट, यही बात उन्होंने सबसे पहली लाइन में लिखी, मनी इज मेजरमेंट स्केल इज नॉट ए यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। और सबसे मेन बात है, मनी एज स्केल बिकम वोलेटाइल। वोलेटाइल क्यों होता है? क्योंकि सबसे पहली बात कि उसका कोई यूनिफॉर्म डिनोमिनेशन नहीं है, वो डिनोमिनेशन चेंज होती रहती है। और अगर डिनोमिनेशन चेंज होगी तो उसकी एक्सचेंज रेट चेंज होगी, जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारा मनी मेजरमेंट भी चेंज हो जाए। जैसे इनिशियली हमने उस लोन को 2,50,000 पे रिकॉर्ड किया, बट लेटर ऑन वी हैव टू चेंज इट टू दी 2,75,000। तो वो मनी मेजरमेंट कंसेप्ट था और करेंसी की वजह से वो चेंज हो गया। ठीक होगी बात? आगे देखते हैं। मतलब बहुत बेसिक है, सिर्फ पढ़ना है इसको। उसके बाद में डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्केल। एन आइडियल मेजरमेंट स्केल, हाँ जी, एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर द टाइम। फॉर एग्जाम्पल, इफ वन बाइज 1 kg कैबेज टूडे, द क्वांटिटी ही रिसीव विल बी द सेम इफ ही विल बाय 1 kg कैबेज 1 year लेटर। क्या बोल रहा है? फिर से पढ़िए। इफ वन बाय 1 kg कैबेज टुडे, द क्वांटिटी ही रिसीव्ड विल बी द सेम इफ ही बाय 1 kg कैबेज 1 year लेटर। मतलब एक बात क्या कह रहा है कि 1 किलो में आज जितना सामान आता है, 1 साल बाद भी तो 1 किलो में 1000 ग्राम सामान ही आएगा। सिमिलरली द लेंथ ऑफ 1 मीटर क्लॉथ विल नॉट चेंज इफ इट बॉट ए फ्यू डेज लेटर। 1 मीटर में जितना कपड़ा आता है वो कभी भी लो उतना ही आएगा। That is to say, a measurement scale should be stable in dimension. Money as a scale of measurement is not stable. बिल्कुल ठीक है। There occur continuous changes in the input-output prices. The same quantity of money may not have the ability to buy the same quantity of identical goods at different dates. आज मान लो मुझे 1 किलो चीनी 40 रुपए मिलती है, हो सकता है 1 साल बाद उसी 1 किलो चीनी के लिए मुझे 50 रुपए देने पड़ेंगे। लेकिन 1 किलो में आज 1 किलो है तो 1 साल बाद भी 1 किलो लेगा। लेकिन मनी मेजरमेंट कंसेप्ट के अंदर वो चेंज होगा, वो डायमेंशन चेंज होगा। उतने ही रुपए में उतना ही क्वांटिटी, उतना ही सामान नहीं मिलेगा अगर हम 1 साल बाद खरीदें या उससे भी और लेट खरीदें। यही बात इसमें लिखी गई है। Thus, information of 1 year measured in the money terms may not be comparable with that of the another year. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली बेटा यहां पे पता क्या चीज काम कर रही है? यहां पे काम कर रहा है इन्फ्लेशन। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो इन्फ्लेशन है, ठीक है ना। इसलिए वो ये कह रहा है कि डायमेंशन सेम होना जरूरी है, बट डायमेंशन सेम हो नहीं सकता। क्वांटिटी के लिए हो सकता है बट मॉनेटरी वो नहीं हो सकता, क्योंकि वो वैल्यूज चेंज होती रहती है, इन्फ्लेशन रहता है। सपोज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ ए कंपनी इन 2 डिफरेंट ईयर एज फॉलोज। पहले साल 5000 पीस बनाए 5 लाख रुपए में, दूसरे साल 4500 पीस बनाए 5,40,000 में। देख रहे हो महंगाई कितनी बढ़ गई है। लुकिंग एट द मॉनेटरी फिगर, वन मे बी ग्लैड फॉर 8% ग्रोथ सेल। इन फैक्ट देयर वॉज 10% प्रोडक्शन एंड सेल्स डिक्लाइन। बिल्कुल ठीक है, भी यहां पर 10% डिक्लाइन हुआ है, लेकिन हम देख रहे थे कि 8% सेल ग्रोथ होगी। आगे देखिए, द ग्रोथ एम्फसाइज्ड थ्रू मॉनेटरी फिगर इज ओनली ड्यू टू प्राइस चेंज। प्राइस में चेंज हुआ तो वहां पर क्या होता था कि प्रोडक्शन क्या हुआ, ध्यान से देखो, प्रोडक्शन तो 5,000 पीस की बजाय 4,500 पीस हुआ, लेकिन सेल्स 5 लाख से 40,000। तो यहां पर तो 8% की बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो मेरा प्रोडक्शन था उसमें मेरे पास में 10% की गिरावट हुई। तो गिरावट का कारण क्या हो सकता है? प्राइस चेंज, ठीक है ना। लेट अस सपोज फर्दर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर द अबव मेंशन 2 years। पहले साल क्या हुआ, 5,000 पीस बनाने के लिए मेरे को 4,000 की कॉस्ट लगी, दूसरे साल 4,500 पीस बनाने के लिए मेरे को 4.5 लाख की कॉस्ट लगी। तो देख रहे हो, टेक ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देन इन द फर्स्ट ईयर प्रॉफिट कितना हो रहा है? 1 लाख रुपए का, लेकिन सेकेंड ईयर में मेरे पास में प्रॉफिट कितना हो रहा है? 90,000 का। एंड देयर वाज 10% डिक्लाइन इन द जीपी, क्योंकि जो प्रोडक्शन में करा था वो गुड्स महंगा हो गया। सो मनी एज यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन द डायमेंशन, वो स्टेबल नहीं है। तो ध्यान रखना, ये मेरे पास में पॉइंट बन गया, ये मेरे पास में कंक्लूजन आ गया कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मनी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए मनी उसको करना वो स्टेबल नहीं है।
ठीक है जी, क्योंकि प्राइस वेरी होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। आगे बात समझ में, आगे पढ़िए। द अकाउंटिंग मेजर, आगे क्या कह रहा है जी, द अकाउंटिंग मेजर्स इंफॉर्मेशन मोस्टली इन द मनी टर्म्स विच इज नॉट ए स्टेबल स्केल having universal applicability and also not stable in the dimension for comparison over the time, so it is not exact measurement discipline। ध्यान रखना, दिस, ये जो दो लाइनें लिखी गई है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट के ऊपर आपके पास में कमेंट आता है कि कमेंट ऑन द डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट, तो वहां पे आपको ये चीज बतानी पड़ेगी, मनी एज ए मेजरमेंट यूनिट इज नॉट स्टेबल एट ऑल। तो उसके बेसिस पर हम कंपैरिजन भी नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि आज जो चीजें हैं वो कल नहीं हो। ठीक बात है ना। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, हाउ डू यू मेजर ए ट्रांजेक्शन और एन इवेंट, किसी भी ट्रांजेक्शन को या इवेंट को कैसे मेजर किया जाता है कि वो ट्रांजेक्शन इवेंट है या नहीं है। अनलेस द मेजरमेंट बेस इज सेटल्ड वी कैन नॉट प्रोग्रेस टू रिकॉर्ड द कीपिंग फंक्शन ऑफ द बुक कीपिंग। अब क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्लेन दैट द अकाउंटिंग इज मीन्ड फॉर जनरेटिंग information suitable for user for judgment and decision, but generation of such information is, मतलब हमारा काम क्या है, अल्टीमेटली अकाउंटिंग का काम क्या है कि यूजर्स को एक ऐसी इंफॉर्मेशन देना जिससे वो जजमेंट कर सके, डिसीजन मेकिंग कर सके। लेकिन इंफॉर्मेशन किस चीज का रिजल्ट है, वो इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है, बाय रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डेटा। ध्यान रखना, डेटा को प्रोसेस करने से जो काम की बात निकल कर आती है, डेटा को प्रोसेस करने से जो रिजल्ट निकल कर आता है, दैट इज नोन एज इंफॉर्मेशन। डेटा को प्रोसेस किया, उससे जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो इंफॉर्मेशन बनती है। डेटा रॉ फॉर्म होता है, इंफॉर्मेशन फिनिश गुड्स होती है, ध्यान रखना। बाय दैट प्रोसेस इट मेजर्ड परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस एंटिटी बाय वे ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि ये क्या है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग द डेटा क्या है, अकाउंटिंग ही तो है। और अकाउंटिंग का हमारे पास में अल्टीमेटली क्या रिजल्ट निकल कर आता है, वहां से हमें प्रॉफिट और लॉस पता चलता है और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब एसेट्स लायबिलिटीज पता लगती है। ये इंफॉर्मेशन बन जाती है जिसको हम इन शॉर्ट बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ट्रेडिंग P&L और बैलेंस शीट। दस मेजरमेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग डिसिप्लिन, बट एज ए सेट ऑफ theorems govern the whole measurement subsystem. These theorems should be carefully understood to know how the COGS of the accounting wheels work. Nowadays, accounting profession earmark 3 theorems, namely going concern, consistency एंड एक्रूवल एज ए फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। ध्यान रखना, दूसरा क्वेश्चन बन गया कि हमारे पास में व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। तो वी हैव 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन, वन इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूवल। किसी भी अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो करते समय ध्यान रखना, वहां पर ये 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमेशा काम करते हैं पूरी अकाउंटेंसी में। गोइंग कंसर्न का मतलब भैया मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। बताओ, आप जो भी अकाउंटिंग करते हो क्या ये मान के करते हो कि हमारा बिजनेस कल बंद होने वाला तो आज ही कर लो जो है, हम ये मानते हैं कि हमारा बिजनेस चलता रहेगा। अगर कुछ ना कहा जाए तो जो अकाउंटिंग पॉलिसी हमने इस साल फॉलो किया कि वही अगले साल भी फॉलो करेंगे, कंसिस्टेंसी। ठीक है जी। और क्या आप अपनी अकाउंटिंग करने के लिए कैश बेसिस को फॉलो, कैश बेसिस ऑफ कैश सिस्टम को फॉलो करते हैं, एक्रूवल सिस्टम को फॉलो करते हैं? ऑब्वियसली सी बात है, एक्रूवल सिस्टम को फॉलो करते हैं, क्योंकि हम सारे ट्रांजैक्शन को टाइम बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैश बेसिस पर। क्या इस साल का जो खर्चा अगर हमने इस साल पेमेंट नहीं की तो क्या इस साल रिकॉर्ड नहीं करोगे क्या? या आप जब एक्चुअल पेमेंट करोगे तब रिकॉर्ड करोगे? जी नहीं, जिस साल का खर्चा है, जिस टाइम का है, उस टाइम से बिलोंग करता है, उस टाइम में रिकॉर्ड करेंगे। दैट मींस वी आर फॉलोइंग द एक्रूवल सिस्टम। दिस इज वन ऑफ द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, जो माना ही जाता है। एजम्पशन है कि फंडामेंटली हम एज्यूम कर रहे हैं कि ऐसा तो हम फॉलो कर ही रहे हैं। तो हर अकाउंटिंग पॉलिसी का बेस है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन बन गया व्हाट आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन, तो वो क्या है? गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड एक्रूवल कंसेप्ट। ठीक है जी। These assumptions taken for granted also while measuring, classifying, summarizing and also representing various policies are adopted. Recording, classifying, summarizing, communication and information are also important part of accounting which do not fall within the purview of the measurement discipline. Therefore, we cannot simply say that accounting is a measurement डिसिप्लिन। मतलब ध्यान रखना, यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आया कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि अकाउंटिंग एक, वी कैन नॉट सिंपली से दैट अकाउंटिंग इज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन। मेजरमेंट डिसिप्लिन नहीं है वो। ध्यान से इस लाइन को वापस पढ़ो। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अकाउंटिंग which do not fall within the purview of measurement discipline। वो measurement discipline के दायरे में नहीं आती है अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग का काम क्या है? ट्रांजैक्शन को रिकॉग्नाइज्ड करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइजिंग करना और लोगों को डेटा देना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। तो ये मेजरमेंट डिसिप्लिन में नहीं आ रहा है। तो ये मेजरमेंट डिसिप्लिन के दायरे से प्रीव्यू ऑफ मेजरमेंट डिसिप्लिन से बाहर चला गया अकाउंटिंग। ठीक है ना, यही तो हमारे पास में हेडिंग थी बेटा, ध्यान से देखो, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन। तो कैसे हमने पता लगाया कि देयरफॉर वी कैन नॉट सिंपली से, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते अकाउंटिंग इज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन है, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते, ठीक होगी ना। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर किसी ट्रांजैक्शन को मेजर करने का तरीका क्या है? उसका मोनेटरी वैल्यू चेक करना। बट हमने एक चीज और भी पढ़ी कि मोनेटरी जो मनी यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो स्टेबल भी नहीं है। वो दो अलग अलग बातें हो गई मेरे पास में, ठीक होगी बात। सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट आर टू बी रिकॉर्डेड इन द टर्म्स ऑफ मनी ओनली। Quantitative information is also required in many cases, but such information is only supplementary to the monetary information। क्या पता चला, कहां दिक्कत आई कि अकाउंटिंग के अंदर हम सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो क्वांटिटेटिव है, जिनके हम वैल्यू पता लगा सकते हैं। यानी वी कैन रिकॉर्ड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता। मेरी बात समझ में आ रही है? नॉन ट्रांजैक्शन, जिस चीज की वैल्यू नहीं निकाल सकते उसको अकाउंटिंग कंसीडर नहीं करता। अब जैसे कि इसका मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि मान लो मैं जब कहीं जा रहा था तो मैंने देखा कि एक ब्लाइंड ओल्ड मैन इज वेटिंग टू क्रॉस द रोड। मैंने क्या किया जी, उस अंधे बुजुर्ग व्यक्ति को रोड क्रॉस करा दी। अब रोड क्रॉस कराने के बाद में उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि बेटे जुग जुग जियो। अब एक बात बताओ, उस आशीर्वाद को मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं जी मुझे ब्लेसिंग्स मिली है, मैं आई वांट टू रिकॉर्ड दिस इन माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो हाउ कैन आई रिकॉर्ड? कैन यू फाइंड द वैल्यू? कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ दैट ब्लेसिंग्स? क्या आप उसकी मोनेटरी वैल्यू पता लगा सकते हो कि मेरे को जो आशीर्वाद मिला उसकी मोनेटरी वैल्यू क्या है? तो इस चीजों को वो कहता जी अकाउंटिंग इन चीजों को कंसीडर नहीं करता, क्योंकि वो सिर्फ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ही वो सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है जो मनी में है। क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस। क्वांटी मतलब नॉन फाइनेंशियल चीजों को भी कई बार कंसीडर करना पड़ता है डिसीजन लेने के लिए बिजनेस के अंदर। तो वो उनको कंसीडर ही नहीं करता अकाउंटिंग, वो सिर्फ जिनकी वैल्यू पता लगा सकते हैं क्वालिटेटिव चीजों को वो कंसीडर करता है, क्वांटिटेटिव चीजों को वो कंसीडर नहीं करता। ठीक है जी, चलिए अब हमारे पास में आता है जी वैल्यू प्रिंसिपल। तो हमने कहा जी हिस्टोरिकल कॉस्ट, करंट कॉस्ट, रियलाइजेबल वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू, दिस इज द, हाँ जी, इस चैप्टर के अंदर सबसे काम की बात मेरे पास में यही निकल करके आती है, और वो क्या है, आइए पढ़िए। सबसे पहले आता है जी हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है जी इट मींस एक्विजिशन प्राइस, जिस प्राइस पर आपने किसी चीज को एक्वायर किया है। द बिजनेसमैन पेड 7 लाख रुपीज टू परचेज द मशीन एंड स्पेंड 1 लाख ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, इट्स एक्विजिशन प्राइस इज रुपीज 8 लाख। देयरफॉर मशीन की हिस्टोरिकल कॉस्ट कितनी आ गई जी, 8 लाख। According to this base, assets are recorded at an amount of cash or cash equivalent paid at the time of acquisition. Liabilities are recorded at the amount of proceeds received in exchange for the obligation. In some circumstances, a liability is recorded at the amount of cash or cash equivalent expected to be paid to satisfy in its normal course of business. Assets को हम उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं जितने में हमने एक्वायर की, लाइबिलिटी को हम उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करते हैं कि जिस चीज के लिए हमें वो पेमेंट करना पड़ रहा है, जो हमारे पास में आया उसकी वैल्यू क्या थी, या फिर जो आपके पास में आया अगर उसकी वैल्यू आप पता नहीं लगा सकते कि तो जो आपने एक्चुअली पे किया उस पर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, ये आप आगे उसके बाद में नीचे जो एग्जांपल देखा वो पढ़ लेना। उसके बाद में करंट कॉस्ट क्या होती है, टेक दैट मिस्टर एक्स परचेज ए मशीन ऑन 1 जनवरी 2000 एट ₹7 लाख एज पर द हिस्टोरिकल cost base he has to record it at 7 lakh, that is the acquisition price. As on 1/1/2011 Mr. X found that it would cost 25 lakh to purchase that machine. Take also that Mr. X took loan from bank as on 1/1/2000 rupees 5 lakh at the rate 18% per annum payable at the end of the 15 year together with the interest. As on 1/1/2011 the bank announced
announces 1% prepayment penalty on the loan amount if it is paid within 15 days starting from the dead day. As per the historical course, the liability is to be recorded at 5 lakh at the amount or the proceeds received in exchange for the obligation, and the assets is recorded at 7 lakh. Current cost gives an alternative measurement base. Assets are carried out at the amount of cash or cash equivalent that would have to be paid if the same or an equivalent assets are acquired currently. Liabilities are carried at the undiscounted amount of cash or cash equivalent that would be required to settle the obligation currently. So the current cost base machine would value is 25 lakh by the वैल्यू ऑफ बैंक लोन इज 5,05,000। क्या बोला हिस्टोरिकल कॉस्ट तो क्या बोलता है कि लाइबिलिटीज को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो जितना आपको प्रोसीड मिला है। जैसे बैंक लोन में आज आपको 5 लाख रुपए मिले, आपको पे कितना करना है वो नहीं कंसीडर करना, हमेशा 5 लाख। और हिस्टोरिकल कॉस्ट में एसेट्स को उस वैल्यू पर रिकॉर्ड करो जितने में आपने एक्वायर किया। बट करंट कॉस्ट क्या बोलता है कि जब जब आप उसकी वैल्यू करो, यानी हर साल के एंड में एसेट्स की वो वैल्यू चेक करो, अगर आज आपको वो सेम एसेट्स खरीदनी पड़े तो बाजार में कितने से मिलेगी। जैसे कि 10 साल बाद की अगर बात करें इस क्वेश्चन के अंदर, तो 10 साल पहले मशीन की वैल्यू 5 लाख थी, अगर उसी मशीन को 10 साल बाद बाजार से खरीदने जाए तो कितने की मिलेगी, 25 लाख की। तो कह रहा आपके पास जो मशीन है उसको भी 25 लाख पे रिकॉर्ड करो। एक बात। दूसरी बात क्या कह रहा है, आपने लोन कितने का लिया था, 5 लाख रुपए का, जिसको आपको 15 साल बाद पे करना है इंटरेस्ट सहित। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आप 15 साल से पहले पे करते हो तो आपको 1% की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी प्री पेमेंट के नाम पर। तो अगर वो 10 साल बाद की वैल्यू चेक करे तो 5 लाख प्लस 1% की पेनल्टी 5,05,000, यानी करंट कॉस्ट का नाम से पता लगता है कि जब आपको वैल्यू पता लगानी है उस दिन की वैल्यू चेक करो कि सेम एसेट्स को अगर एक्वायर करना पड़े तो कितने में एक्वायर होगी, और अगर उस लायबिलिटी को आज पेमेंट करना पड़े तो कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। दैट इज द करंट कॉस्ट। ठीक है जी, चलिए आगे देखेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू। सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट 20 lakhs इफ ही वुड सेल द मशीन परचेज्ड ऑन 112,000 पेइंग ₹7 लाख। 1/1/2000 को जो मशीन 7 लाख रुपए में खरीदी थी, अगर आज उसको मैं वो बेचना चाहे, अगर आज उसको वो बेचना चाहे मार्केट में, तो वैल्यू कितनी है, 20 लाख रुपए। विच वुड कॉस्ट 25 लाख इन केस इफ ही वुड बाय इट करंटली। अगर वो उस मशीन को मार्केट से खरीदना चाहे, वैसे ही सेम मशीन तो 25 लाख की मिलेगी। अगर नई मशीन मार्केट से खरीदोगे 25 लाख की, आपके पास जो ओल्ड मशीन है आपने उसको 7 लाख में खरीदा, लेकिन आज अगर आप उसको ओल्ड मशीन को बाजार में बेचो तो 20 लाख रुपए। तो 7 लाख हिस्टोरिकल कॉस्ट होगी, 20 लाख रियलाइजेबल वैल्यू होगी, 25 लाख करंट कॉस्ट होगी। सीधी सी बात ये है भैया, यही बात नीचे लिखी गई है। सो मशीन शुड बी रिकॉर्डेड एट 20 लाख एट द रियलाइजेबल वैल्यू in an ordinary sale, while the bank loan should be recorded at ₹5 lakh, the settlement value in the normal course of business, as per the realizable value concept. As per the realizable value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the assets in ordinary disposal. ठीक है जी। हैज़ार्ड डिस्पोजल में yield something less, ठीक है ना, मतलब इसका मतलब हैज़ार्ड का मतलब क्या हो गया कि अगर कोई नुकसान हो रखा है, कोई गुड्स ऐसा है जो कि खत्म होने वाला, जिसकी एक्सपायरी आने वाली है, या ऐसा कोई भी गुड्स है। लाइबिलिटीज आर कैरिड एट देयर सेटलमेंट वैल्यू। लाइबिलिटीज उस वैल्यू पे कंसीडर की जाएगी, दैट इज द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश एंड कैश एक्सपेंस टू बी पेड टू सेटिस्फाई द लाइबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। अगर नॉर्मली उसको पे करना पड़े तो कितना पे कर, वो सिंपल हो गया। अब आती है जी प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू इज द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। ठीक है जी, ये एन्युटी का कंसेप्ट बिल्कुल वही है जो आप मैथमेटिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एन्युटी का कंसेप्ट। आगे जी बात समझ में, ये बिल्कुल वैसा ही कंसेप्ट है एन्युटी के अंदर। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है कि आज उसकी वैल्यू कितनी है, आज की वैल्यू कितनी है। ठीक है जी, सपोज वी आर टेकिंग as on 1/1/2011, take it at the same time of reference. Now think the machine purchased by Mr. X can work for another 10 year and is supposed to generate cash 1 lakh per annum. ध्यान रखना, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हमारे पास में एक मशीन है और आज हमें लगता है कि वो मशीन आने वाले 10 साल तक चलेगी और हर साल वो मशीन आपको 1 लाख रुपए कमा करके देगी। तो आज अगर उस मशीन को मैं बुक्स में रिकॉर्ड करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आने वाले 10 साल के आपके पास में कैश इनफ्लो है 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख, उन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालो। यानी कि मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैं आपसे यह कह रहा हूं, हाँ जी, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मान लो 10 साल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हर साल आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे।
लेकिन ये 1 लाख रुपए की वैल्यू, तो ये 1 लाख आपकी वैल्यू कब है, 1 साल बाद 1 लाख है। लेकिन जो अगर इस 1 लाख को मैं आज पूछूं तो आज क्या ये 1 लाख होगा कि 1 लाख से कम होगा, ज्यादा होगा? सोच के देखो, जो चीज 1 साल बाद 1 लाख की है वो आज क्या होगी भाई? ऑब्वियसली सी बात है, कम होगी ना। आज मैं कुछ कहीं पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करूंगा, 1 साल बाद मेरे को 1 लाख मिल रहा है, दैट मीन्स आज कुछ कम होगा ना। वो कम कितना होगा? इसके अंदर क्या जुड़ रहा होगा? इसके अंदर इंटरेस्ट जुड़ रहा होगा 1 साल का। जो 2 साल बाद 1 लाख है वो वैल्यू और कम होगी, ये वैल्यू और भी 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 कम होगी। इसी तरह से ये वैल्यू और भी कम, और भी कम, और भी कम, और भी कम। भी 10 साल बाद 1 लाख रुपया है, आज कितना? आज कितना? 9 साल पहले की 9 साल बाद की वैल्यू आज कितनी? 8 साल की आज वैल्यू कितनी? आज वैल्यू, आज वैल्यू, आज वैल्यू, आज वैल्यू कितनी? इसका टोटल जब हम कर देंगे तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। अब 1 साल बाद की जो 1 लाख की वैल्यू है उसको आज की वैल्यू कितनी है कैसे निकाला जाता है? तो 1 लाख में डिवाइड लगा दो, 1 लाख रुपए में डिवाइड लगा दो किसका? जो आपके पास में इंटरेस्ट की रेट है, या जो आपके पास में इंटरेस्ट रेट को डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, या उसको इन्फ्लेशन रेट भी बोल देते हैं। इन्फ्लेशन ही तो है एक्चुअल में भी। आज मैं कहीं पर 1,000 रुपए इन्वेस्ट करता हूं तो 1 साल बाद जो भी इन्फ्लेशन रेट होगी उसके अकॉर्डिंग मेरे को 1100 रुपए मिलेंगे, या जितनी भी इन्फ्लेशन रेट होगी वही तो मिलेगा। तो मैं आज से आगे जाने के बजाय आगे से पीछे आना चाहता हूं, तो डिवाइड लगा दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। तो मान लो कि 10% इन्फ्लेशन रेट है, तो ये हैव टू डिवाइड बाय 1.10। ये ऐसा आप एन्युटी में सीखते हैं बेटा, और ऐसा आप पार्टनरशिप के अंदर 12th क्लास के अंदर एन्युटी के अंदर भी सीख करके आ चुके हैं। एन्युटी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना नहीं भी सीखा तो यहां पे सुन लो मेरी बात को ध्यान से, तो भी समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। 1 लाख में 1 साल की वैल्यू निकालनी है तो 1 बार डिवाइड लगाओ, 2 साल की वैल्यू निकालनी है 2 बार डिवाइड लगाओ, 3 साल पहले की वैल्यू निकालनी है 3 बार डिवाइड लगाओ, जितने साल पहले की वैल्यू निकालनी है उतने साल का डिवाइड लगाते रहो, और उन सबको जोड़ दोगे तो पूरे 10 साल का जो इनफ्लो था उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। उस प्रेजेंट वैल्यू पे एसेट्स को रिकॉर्ड कर लो। आगे जी बात समझ में? तो दिस इज द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, आप बड़ी आसानी से इसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है जी। अब उसके बाद में मेरे पास में लास्ट में आता है मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन। वैल्यू रिलेट्स टू द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द एसेट। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन दो चीजें होती है। वैल्यू रिलेटेड टू द बेनिफिट टू बी डिराइव्ड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यू का मतलब होता है कि हम किसी चीज से क्या बेनिफिट अर्न कर पाते हैं, कितनी वैल्यू का बेनिफिट अर्न कर पाते हैं। From the object, ability and idea. To the economist, value is the utility of an economic resources to the person contemplating or enjoying its use. मतलब कि एक्चुअली ये सिर्फ ये बेटा सब बातें आ गई इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है ना, ये इकोनॉमिक टर्म्स आ गई। तो टू द इकोनॉमिक्स लिखा हुआ है। वैल्यू का मतलब क्या होगा कि आप किसी चीज से कितना संतुष्ट हो पाते हैं, आप किसी चीज से कितने मजे ले पाते हैं, अल्टीमेटली आप उसका कितना यूज ले पाते हैं। ठीक है जी। इन अकाउंटिंग, लेकिन अकाउंटिंग में क्या कर रहा है? टू मीन्स वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी एंड आइडिया इज ए मोनेटरी सरोगेट्स इट यूज। सिर्फ हम तो अकाउंटेंसी में तो मोनेटरी मनी को यूज करते हैं। इकोनॉमिक्स में हो सकता है कि आपको कितनी संतुष्टि मिली, यूटिलिटी कितनी मिली, आपको सेटिस्फेक्शन कितना हो, बट अकाउंट्स में तो भैया खरी बात करेंगे नगद नारायण की। That is to say, value is measured in the terms of money. Suppose an individual purchase a car paying 2,50,000. Its value lies in the satisfaction to be derived by that individual using the car in future. Economists often use ordinal scale to indicate the level of the satisfaction. कोई काम का नहीं हमारे लिए, but accountant क्या करेगा? उसका only cardinal scale देखेगा. If the value of car is taken 2,50,000, it is only one type of value called acquisition cost or historical cost. So the value is indicated by the measurement. In accounting, the value are always measured in the terms of money. This is the तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी बात थी, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं। अब आता है जी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होता है? किसी भी चीज का एस्टिमेट करना। जैसे कि इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल बताता हूं, जब आप कोई भी एसेट्स पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप उसकी जो रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर करते हैं, क्या वो एस्टिमेटेड होती है कि नहीं होती है? रेजिडुअल वैल्यू का मतलब क्या होता है कि 5 साल बाद या 10 साल बाद जब भी आप उस एसेट्स को बेचोगे तो आपको उससे कितना पैसा रियलाइज्ड होगा। तो डोंट यू थिंक वो रियलाइजेशन जो आप सोच रहे हो वो एक्चुअली हो सकता है ना 10 साल बाद जब आप बेचोगे तो इट मे बी डिफर।
तो आज 10 साल पहले जब आप रेजिडुअल वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं तो वो सिर्फ एस्टिमेशन बेसिस पर कंसीडर कर रहे हैं। उसी तरह से आप कह रहे हो जी सर किसी एसेट्स की जो यूजफुल लाइफ है वो 10 ईयर्स है, आपको क्या पता वो जो एसेट्स है वो 10 साल चलेगी, हो सकता है वो 2 साल बाद चलने के बाद फूक जाए, वो मशीन फूक गई 2 साल बाद ही, तो वो जो आपने उसकी यूजफुल लाइफ भी की वो भी एस्टिमेटेड बेसिस पर आपने कंसीडर किया। यही होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। earlier in this units we have learned how to measure a transaction which had already taken place and for which either some value money has been paid or some valuation principle are to be adopted for their measurement, but there are certain items which have not occurred, therefore cannot be measured using the valuation principle, still they are necessary to record in the books of account। आगे बात वहीं पर। अब रेजिडुअल वैल्यू को कंसीडर करने के लिए वी डोंट हैव एनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, वी डोंट हैव एनी वैल्यूएशन प्रिंसिपल, बट स्टिल वी हैव टू कंसीडर इट टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन, टू चार्ज द डेप्रिसिएशन विदाउट estimating the residual value we cannot charge the depreciation as well as we know very well। For example प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट है, डेटर्स पे कितने का प्रोविजन बनाए, क्या हमारे पास में कोई वैल्यूएशन प्रिंसिपल है, क्या कोई मेजरमेंट प्रिंसिपल है, क्या हम डेटर्स को ऐसे कोई हमारे पास में तरीका जिसको देख करके पता चल जाए कि डेटर से पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, नहीं, बट स्टिल हमें एस्टिमेशन बेसिस पे प्रोविजन बनाना पड़ता है। 2% 5% जैसे बैंक वाले हर साल 5% का प्रोविजन बनाते हैं, बट दोज प्रोविजन आर ऑन द बेस्ड ऑफ द पास्ट डेटा। हम पास्ट ट्रेंड के बेसिस पे वी हैव सब्सटेंशियल डिग्री ऑफ एस्टिमेशन, हमारे पास में कुछ ऐसे सबूत होते हैं, कुछ ऐसी पॉइंट्स होते हैं जिनके बेसिस पर हम प्रोविजन को एस्टिमेट कर सकते हैं, बट स्टिल वी डोंट हैव एनी एक्यूरेट प्रिंसिपल्स फॉर मेजरमेंट और वैल्यूएशन। For such item we need some value. In such situation reasonable estimation based on the existing situation or past experience are made। वही बात मैंने बताई। The measurement of certain assets and liability is based on the estimates of the uncertain future events। ठीक है जी, कुछ assets and liabilities is based on the estimates of uncertain future events। As a result of uncertainty inherent in business activity जो हमेशा रहती है, many financial statement item cannot be measured with the precisions but can only be estimates। Therefore management makes various estimates and assumptions of assets, liabilities, incomes, expenses as on the date of preparation of the financial statements। जैसे कि provision for taxation, ठीक है जी। Such estimates are made in connection with the computation of आ गया depreciation, amortization and impairment losses as well, accruals, provisions, employee benefit obligation। Also estimate may be required in determining the bad debts, useful life, residual value of an item of plant and machinery, inventory, obsolescence। The process of estimation involves judgment based on the latest information available। जो हमारे पास में लेटेस्ट डेटा है उसी के बेसिस पर हम बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन वेयर इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आर नीडेड कैन बी, अच्छा उससे पहले एक पैराग्राफ और लिख रखा है, एन एस्टिमेशन में रिक्वायर रिवीजन। आज जब मैंने एसेट्स को खरीदा तो मेरे को लगा जी आने वाले 10 साल चलेगी, लेकिन 2 साल बाद मैंने क्या देखा कि यार नहीं 8 साल और नहीं चलेगी, ये तो 5 साल ही और चलेगी। तो टाइम टू टाइम हमें उसको रिवाइज भी करना पड़ सकता है, क्योंकि हम किसी चीज के जितने ज्यादा नजदीक जाएंगे हम उतना ज्यादा अच्छे से एस्टिमेशन कर पाएंगे, हम उतना ज्यादा एक्यूरेसी के नजदीक पहुंच पाएंगे। ठीक है जी। A company incurred expenditure of rupees 10 lakh on development of patent. Now the company has to estimate that for how many years the patent would benefit the company। नहीं पता। The estimation should be based on the latest information and logical judgment। ठीक है जी। तो इस तरह से ये कुछ एग्जाम्पल्स है, तो हमें पता लग गया कि एक्चुअल में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं। तो प्लीज आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिस पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आए आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट डाल देंगे तो भी आपको वीडियोस के अंदर आप कमेंट डालेंगे तो यू विल गेट द आंसर। ठीक है जी। और वरना आप मेरे से वैसे भी पूछ सकते हैं। चलिए जी, बाकी चर्चाएं करते हैं हम आपके साथ में नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मेरा आपसे जो निवेदन है वो यही रहेगा कि प्लीज़ इस यूनिट को आप पूरा अच्छे से आईसी मटेरियल से पढ़ लीजिएगा और इसके अंदर जो भी हमारे पास में क्वेश्चंस हैं वो अटेम्प्ट कर लीजिएगा। इसकी वेटेज वही 1-2 नंबर की वेटेज रहती है एग्जाम के अंदर। ठीक है जी। डायरेक्ट क्वेश्चन जो आएगा, वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते नहीं है तो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में आएगा या डिफरेंसेस की फॉर्म में आ सकता है, उसके अंदर से कोई एक आधा पॉइंट आपसे पूछ सकता है। तो प्लीज आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार और इसके अंदर जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो आप अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी चर्चाएं करते हैं बच्चों हम आपके साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे हमेशा की तरह आज का वीडियो भी रिकॉर्ड करके बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा ही आप मुझे प्राउड फील करवाते रहिए। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, गुड लक।